कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि एक सुनसान जंगल में अपने कपड़े धोने के लिए आई हुई होती है और वहीं पास में एक जानवर भी होता है। फिर हमें पता चलता है कि इस छोटी सी लड़की का नाम कोकू है। जब कोकू वहाँ अपने कपड़े धो रही होती है तो वो उस जानवर की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर में ये पानी दोबारा से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि ये सब जादू का ही कमाल है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है कि क्या कोई एथलीट बचपन से ही एथलीट होता है, क्या कोई डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बचपन से ही डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो विचेस होती हैं वे बचपन से ही विचेस होती हैं? क्या कोई बड़ा होकर विच नहीं बन सकता? फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी कोको अपने घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में वो खुद से ही बातें कर रही होती है कि जो मैजिक होता है उसे आम इंसान क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विचेस को ही ये मैजिक इस्तेमाल करने की परमिशन क्यों होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोको अपने घर की छत पर अपने कपड़े सुखा रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एक उड़ती हुई गाड़ी आती है और वो गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं बल्कि किसी विच की गाड़ी होती है। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है ताकि वो उन्हें बता सके कि उसने अभी अभी एक गाड़ी देखी है जो कि किसी विच की है, तो क्या वो उसे पास जाकर देखकर आ सकती है। लेकिन तभी वो ध्यान देती है कि वहाँ पर कुछ कस्टमर्स आए हुए होते हैं और तभी उसे वहाँ एक आदमी भी दिखाई देता है जिसका नाम यहाँ क्विफरी बताया जाता है। तो जो क्विफरी होता है वो इससे कहता है कि उसे कपड़े का टुकड़ा चाहिए। मतलब कि ये लोग यहाँ कपड़ों का काम करते हैं या जो भी तुम कहना चाहो कह सकते हो। तो वो यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए आया होता है और हमारी कोको बहुत मासूमियत के साथ उसे कपड़ा काट कर दे रही होती है और वो क्विफरी उस लड़की को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। मेरा मतलब है उसे यहाँ पर ये बात मालूम पड़ चुकी होती है कि हमारी कोको को जादू बेहद पसंद है। इसीलिए वो उससे सवाल करता है कि अच्छा कोको, तुम्हें मैजिक से इतना ज्यादा लगाव क्यों है और तुम हर वक्त इन विचेस के बारे में क्यों पढ़ती रहती हो। इस पर कोको जवाब देती है कि दरअसल जब वो बहुत छोटी थी तब वो एक पार्टी में गई थी जो कि एक महल के पास हो रही थी। वहाँ पर उसे एक विच मिली थी जिसने उसे समझाया था कि जादू कितनी शानदार चीज होती है और इसके जैसी कई बातें बताई थी। यहाँ तक कि उस विच ने कोको के जूतों पर जादू भी करके दिखाया था और बस उसी दिन से उसे मैजिक बहुत अच्छा लगने लगा। उस वक्त उस विच ने उसे एक किताब और साथ में एक जादू की छड़ी भी दी थी जिसे विचेस इस्तेमाल करती हैं। ये सब सुनकर वो आदमी कहता है कि अरे तुम्हारी स्टोरी तो सच में काफी दिलचस्प है। जब ये लोग आपस में ये बातचीत कर रहे होते हैं तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। जैसे ही ये सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि दो बच्चों ने मिलकर बाहर खड़ी गाड़ी को तोड़ दिया है। ये देखकर कोको की माँ उन लोगों से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इन बच्चों की गलती की वजह से आपकी गाड़ी टूट गई है। वहाँ मौजूद तीनों औरतें बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो, अब भला हम लोग यहाँ से अपने घर वापस कैसे जाएंगे। तभी हमारा क्विफरी बीच में बोलता है कि अरे भाई, आप लोग इन पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मतलब मैं यहाँ हूँ ना, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इसके बाद क्विफरी उस गाड़ी के पहियों को उठाता है और उन्हें एक कमरे के अंदर ले जाता है। जाते जाते वो कोको से कहता है कि कोको, तुम कमरे के अंदर मत आना और किसी दूसरे को भी अंदर मत आने देना जब तक मैं इस पर अपना जादू कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे ये वादा करती हो? कोको कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद कोको बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि सच कहूँ तो मेरा बहुत मन था ये देखने का कि आखिर वो आदमी अंदर जादू कर कैसे रहा है। तभी कोको का ध्यान उन दोनों बच्चों पर जाता है। वे बच्चे दोबारा से क्विफरी को छुपकर देखना चाह रहे होते हैं कि आखिर वो अंदर क्या जादू कर रहा है। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि खुद भी अभी एक बच्ची ही है, तो उसका मन भी थिरकने लगता है कि वो भी एक बार देख ही ले कि आखिरकार यहाँ क्विफरी क्या कर रहा है और मैजिक को कैसे अंजाम दे रहा है। इसी वजह से ये सब मिलकर छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कोको को वहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो वहाँ से उतरकर अपने कमरे की तरफ वापस आने लगती है, पर तभी अचानक उसे अपने घर की दीवार में एक दरार दिखाई देती है। मेरा मतलब है वो दरार ठीक उसी कमरे में खुलती है जहाँ अंदर क्विफरी बैठकर अपना जादू चला रहा होता है। वो खुद से कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं एक बार देख ही लेती हूँ, मतलब सिर्फ एक बार देखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा और मैं उसे इस बारे में बताऊंगी थोड़ी ना। और यहाँ पर जैसे ही वो क्विफरी की तरफ देखती है भाई, उसे कुछ बहुत अजीब सा नजर आता है। मेरा मतलब है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दरअसल क्विफरी यहाँ पर जादू बोलकर फूंक नहीं रहा है बल्कि उसे ड्रॉ कर रहा है, यानी चित्र बना रहा है। ये चीज हमारी कोको को थोड़ी अजीब लगती है। वो सोचती है कि क्या सच में जो विचेस होती हैं वो यहाँ जादू को कास्ट नहीं करती बल्कि उसे ड्रॉ करती हैं। ये बात सच में सबसे काफी अलग है, मतलब मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। खैर वो वहाँ से उसको देखकर जल्दी जल्दी वापस आती है और दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी अपना क्विफरी बाहर निकलता है और बोलता है कि अरे तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। खैर जो भी हो, हमने यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वे विचेस और औरतें गाड़ी लेकर यहाँ से जा चुकी होती हैं। तभी कोको की माँ कोको से कहती है कि कोको, मुझे ऐसा लगा था कि तुम भी उनके साथ जाने की जिद
प्रभावित करोगी क्योंकि तुम्हें जादू बहुत ज्यादा पसंद है। कोको इस पर कुछ जवाब नहीं देती। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा पहले ही मुझसे दूर जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम भी मुझसे दूर चली गई तो पता नहीं मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। कोको अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप ऐसा क्यों सोचती हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोको अपनी माँ के साथ यहाँ रात का खाना खा रही होती है। खाना वगैरह खाने के बाद कोको सोने के लिए चली जाती है, लेकिन भाई वो जाकर सोती नहीं है। दरअसल उसके पास जो जादू की किताब होती है वो यहाँ पर उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने कुफरी को ड्रॉ करते हुए देख लिया था। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करके देखूं। और भाई ये लड़की यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके ड्रॉ करने से यहाँ कुछ भी नहीं होता। मेरा मतलब है कोई भी जादू या स्पेल बाहर नहीं निकलता। वो कहती है कि अरे यार, ये तो सच में नकली है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये असली होगा और जब मैं ड्रॉ करूंगी तो यहाँ जादू हो जाएगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि कोको ने जो ड्रॉ किया था वो सर्कल अधूरा था, लेकिन अचानक उसके पेन से स्याही की एक बूंद गिरती है और उस अधूरे सर्कल को पूरा कर देती है। और उस सर्कल के पूरा होते ही उसका वो जादू यहाँ पर सच में कास्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा क्विफरी है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई है जो यहाँ जादू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो अच्छी तरह समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसे तुरंत जाकर कोको को रोकना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो कुछ करता, कोको उस किताब को खोल चुकी होती है और उसमें से एक खास स्पेल को चुनकर उसे ड्रॉ करना शुरू कर देती है। और भाई वो इसे बिल्कुल सही ड्रॉ भी कर लेती है। एन वक्त पर क्विफरी वहाँ पहुँच जाता है और कोको को उसके घर से बाहर निकाल लाता है। वो उससे पूछता है कि कोको, ये तुमने क्या कर डाला? तुम मुझे बताओ कि तुमने अभी अभी कौन सा स्पेल ड्रॉ किया है। कोको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्विफरी उसके कमरे में क्या कर रहा था और वो उसे इस तरह अचानक बाहर क्यों खींच लाया है। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ नजर डालती है, भाई कोको का पूरा घर पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उस बर्फ के नीचे दब चुकी होती है और ये नजारा कोको से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। क्विफरी उससे दोबारा पूछता है कि कोको, तुमने ये सब कैसे किया और यहाँ तुमने कौन सा स्पेल इस्तेमाल किया है, तुम मुझे अभी भी बता सकती हो। मगर कोको को कुछ समझ नहीं आता। वो बस रोते बिलखते हुए क्विफरी को मारे जा रही होती है ताकि वो उसे नीचे छोड़ दे, क्योंकि उसकी माँ वहाँ बर्फ के अंदर दबी हुई है। क्विफरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोको, तुम पागल मत बनो और बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ पहले ही पूरी तरह जम चुकी हैं और अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि तुम्हें मुझे उस स्पेल के बारे में बताना होगा। लेकिन साथ ही मैं अब तुम्हारी इस याददाश्त को मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम ये खतरा बिल्कुल नहीं उठा सकते कि तुम्हें हमारे स्पेल और जादू के बारे में कुछ भी पता हो। यहाँ पर हमारी कोको उससे बहुत मन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। वो वादा करती है कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो बस यही चाहती है कि वो किसी भी तरह अपनी माँ को दोबारा ठीक कर सके। और देखा जाए तो हमारा क्विफरी दिल का थोड़ा अच्छा इंसान होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हारी याददाश्त को नहीं मिटाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें याद हो कि वो कौन सी किताब थी तो हम यहाँ तुम्हारी माँ को दोबारा से पहले जैसा ठीक कर सकते हैं। इस पर वो जवाब देती है कि ठीक है, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है, तो मैं यहाँ पर उस किताब को ढूंढ कर रहूंगी और अपनी माँ को दोबारा वापस ठीक करके रहूंगी। तब वो कहता है कि फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारी मेमोरी को डिलीट नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद वो कोको से कहता है कि कोको, अब तक तुम एक आम इंसान थी, लेकिन आज से और इसी वक्त से तुम एक विच बन चुकी हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि क्विफरी कोको को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ जाता है, यानी जहाँ वो रहता है वहाँ। वो उसे उस जगह पर ले जाता है और उसे वो जगह दिखाते हुए कहता है कि ये है हमारा एटलियर, मतलब वो जगह जहाँ हम लोग रहते हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा और वो उसके साथ साथ उसके घर की तरफ बढ़ने लगती है। इस बीच वो कोको से कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, जो तुम्हारा घर है उसके चारों तरफ मैंने बीज डाल दिए हैं और वे बीज कुछ ही दिनों में वहाँ उग जाएंगे। वे तुम्हारे घर को पूरी तरह से सुरक्षित और अलग थलग कर देंगे, मतलब कोई भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जैसे ही हमें उस किताब का पता चलेगा, हम उस स्पेल के असर को खत्म कर देंगे और तुम्हारी माँ दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस बात को सुनकर हमारी लड़की यानी कोको रोने लग जाती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था उस बात को लेकर उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है। तब क्विफरी उसे दिलासा देता है और समझाता है कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, असल में जो होना था वो तो अब हो चुका है, इसलिए अब हमें बस आगे की तरफ ध्यान देना है, मतलब कि उस स्पेल को ढूंढने में और उसके असर को खत्म करने में। इसके बाद वो कहता है कि चलो आओ, अब कमरे के अंदर चलो। वो उसे कमरे के अंदर लेकर आता है और कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। जब वो वहाँ बैठकर उसका वेट कर रही होती है, तभी वहाँ एक और लड़की आती है और भाई वो बहुत ज्यादा प्यारी होती है, मतलब इसके बात करने का तरीका ना बहुत ज्यादा प्यारा होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारी कोको के हाथ में पानी के बुलबुले जैसा कुछ होता है, जो उसे अभी अभी क्विफरी ने दिया होता है। क्विफरी ने उससे कहा था कि तुम इसका इस्तेमाल करके अपने आप को फ्रेश कर लो,
लेकिन यहाँ कोको को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इसका इस्तेमाल करे तो करे कैसे। तभी ये प्यारी सी लड़की जिसका नाम यहाँ टेटिया बताया जाता है, वो कहती है कि दरअसल इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और वो यहाँ कोको को सब कुछ अच्छे से समझाती है। तभी यहाँ एक और बहुत प्यारी लड़की आती है और इसका नाम यहाँ रिचेन होता है। भाई रिचेन भी बहुत ज्यादा क्यूट होती है और वो भी यहाँ बहुत प्यार से कोको से बात करती है। उससे बातचीत करते करते ये लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर एक नई अप्रेंटिस यानी चेली हो। कोको कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। इस पर वे पूछती हैं कि तो फिर तुम कौन हो। कोको जवाब देती है कि दरअसल मैं अभी तक तो एक आम इंसान थी, लेकिन अब शायद मैं विच बनने वाली हूँ। ये बात सुनते ही वे लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर टेटिया बोलती है कि एक मिनट, कहीं तुम वही तो नहीं हो जिसके बारे में सब लोग जानते हैं? मतलब अभी अभी तुम्हारे बारे में सबको पता चला है। ये बात सुनकर कोको कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। और यहाँ पर इन लोगों को कोको की हालत को लेकर थोड़ा बुरा भी लगता है। जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ क्विफरी वापस आता है और बोलता है कि तो तुम लोग आखिरकार यहाँ एक दूसरे से मिल चुके हो, ये काफी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ एक दूसरे से इतने अच्छे से मिल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि क्विफरी यहाँ पर कोको को एक कपड़ा देता है और उससे कहता है कि इसे पहन लो, क्योंकि अब से तुम यही पहनने वाली हो और अब से तुम मेरी स्टूडेंट हो। इसके बाद आगे सीन बदलता है और क्विफरी कहता है कि तो फिर ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजें दिखा कर लाता हूँ। मेरा मतलब है मैं तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। वो कहता है कि देखो ये बहुत पहले की बात है, जब यहाँ पर सभी लोग जादू कर पाते थे। मतलब जब जादू के बारे में सबको पता चला था तब सब लोग यहाँ मैजिक से स्पेल यानी मंत्र बनाया करते थे। लेकिन तुम्हें इंसानों की फितरत के बारे में तो पता ही है। उन लोगों ने आगे चलकर कुछ ऐसे खतरनाक स्पेल बना दिए जो इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थे। जिसके बाद कुछ लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा किया गया जिन्हें बाद में विचेस कहा गया। तब से लेकर आज तक ये विचेस इसी बात का ख्याल रखती हैं कि जादू हर किसी के हाथ में ना लगे, और अगर किसी आम इंसान के हाथ में ये लग भी जाता है तो हम उसकी याददाश्त को मिटा देते हैं ताकि इंसान दोबारा से उसी पुराने खतरनाक दौर में वापस ना पहुंच जाए। यहाँ पर हमारी कोको अच्छी तरह समझ चुकी थी कि आखिरकार विचेस सबसे छुपाकर मैजिक का इस्तेमाल क्यों करती हैं। तभी क्विफरी कहता है कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि दरअसल कुछ फॉरबिडन मैजिक भी होते हैं जिन्हें हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और उन्हें यूज करने का एक खास तरीका होता है। कोको पूछती है कि आखिर मुझे बताइए कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्विफरी जवाब देता है कि देखो, कुछ जादू ऐसे होते हैं जिन्हें तुम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, मतलब तुम उसे किसी इंसान के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे ही जादू पूरी तरह बैन है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑल्टरेशन, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से एक जादू ऐसा है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है किसी इंसान की याददाश्त को मिटाना। यहाँ आकर कोको को एहसास होता है कि दरअसल बात उतनी छोटी नहीं है जितना वो सोच रही थी, यानी ये कहानी बहुत ज्यादा बड़ी है। क्विफरी कहता है कि ठीक है, अब अगर तुम्हें यहाँ तक सब समझ आ गया हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं। वो कोको को आगे लेकर आता है और कहता है कि देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया कि हम जादू को किसी इंसान पर सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर हम अपने मैजिक को किसी चीज या ऑब्जेक्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं। वो वहाँ कोको को ऐसा करके दिखाता भी है। फिर वो बोलता है कि देखो, हम जादू का इस्तेमाल इस खिड़की पर भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस विंडो पर किया गया है। वो वहाँ अपनी खिड़की को थोड़ा सा रीअरेंज या सेट करता है और भाई वो खिड़की सच में किसी दूसरी ही जगह से जुड़ जाती है। मतलब उसके सामने का जो नजारा था वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो कहता है कि देखो, सामने तुम्हें जो एक टावर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उन्हीं किताबों में से कोई एक ऐसी किताब है जिससे हमें उस स्पेल के बारे में पता चलेगा जो तुमने अनजाने में अपने घर पर चला दिया था। कोको कहती है कि मुझे उसके बारे में जानना है, तो क्या हम अभी वहाँ नहीं चल सकते? क्विफरी जवाब देता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ जाने के लिए पहले बहुत कुछ सीखना और एजुकेटेड होना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें यहाँ मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये कहकर वो जल्दी से खिड़की को बंद कर देता है और फिर पूछता है कि तो अब बताओ, क्या तुम जादू सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हो? कोको कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और क्विफरी कोको को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। वो कहता है कि आज से ये तुम्हारा रूम है और तुम्हारे साथ यहाँ एक और बच्चा भी रहने वाला है जिसका नाम अगाथ है। कोको जैसे ही कमरे के अंदर जाती है वो वहाँ रखे जादुई सामानों को देखने लगती है। वो जैसे ही वहाँ रखे एक डेस्क को छूने वाली होती है तभी ऊपर से एक आवाज आती है कि ओ लड़की, वो मेरा डेस्क है, तुम वहाँ क्या कर रही हो, उससे दूर हटो। कोको तुरंत पीछे हट जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि अगाथ होती है। वो कोको से कहती है कि तुम ये क्या करने जा रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो सारा सामान मेरा है? वो नीचे उतरती और कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन देखा जाए तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। मतलब तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ आज इस हालत में है। अगाथ की ये बात सुनकर कोको को अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ जादू सीख कर रहूंगी और अपनी माँ को दोबारा से बिल्कुल ठीक करके रहूंगी। इस पर अगाथ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या एक अप्रेंटिस बनना और जादू सीखना इतना आसान काम है? क्या तुम्हें मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं? देख रही हो इनका क्या हाल हो गया है? मैंने सिर्फ यहाँ
स्पेल सीखने के चक्कर में अपनी इन उंगलियों को इस कदर बर्बाद कर लिया है। अगर तुम में दम है तो मुझे बस एक स्पेल यहाँ पर कास्ट करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी। जब ये दोनों आपस में इस तरह बहस कर रहे होते हैं तभी दरवाजे से हमारी उन दोनों प्यारी लड़कियों की एंट्री होती है। मेरा मतलब टेटिया और रीचेन की। वे दोनों बहुत प्यार से कहती हैं कि खाना तैयार हो चुका है तो चलो चलकर खाना खा लेते हैं। और तभी अगाथ बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाकर खा लो। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहाँ बाकी सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और उन्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। असल में ये खाना क्विफरी ने खुद बनाया होता है और वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब बना होता है। अगले दिन का सीन आता है जहाँ क्विफरी कोको को पढ़ा रहा होता है और उसे स्पेल्स को ड्रॉ करना सिखा रहा होता है। उसे काफी देर तक समझाने के बाद वो पूछता है कि तो अब बताओ कोको, तुमने यहाँ पर क्या सीखा। कोको जवाब देती है कि देखिए, दरअसल जो स्पेल होता है उसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है सिगिल, फिर होते हैं साइंस और आखिरी होता है रिंग। जो सिगिल्स होते हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आग, रोशनी, पानी और हवा। फिर उसके बाहर एक रिंग होती है और जो साइंस होते हैं उनके भी कुछ अलग रूप होते हैं। इन सब चीजों को आपस में मिलाने के बाद ही हमारा जादू पूरी तरह तैयार होता है। ये सुनकर क्विफरी बोलता है कि ओ वाओ, तुमने तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लिया है, तो चलो अब मुझे इसे ड्रॉ करके दिखाओ। हमारी कोको इसे ड्रॉ तो करती है, लेकिन भाई वो जादू स्पेल वह काम ही नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसे छुपाने लगती है। तब क्विफरी कहता है कि अरे यार, इसे छुपाओ मत, मुझे दो, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या कमी रह गई है। वो उसे चेक करता है और कहता है कि देखो, तुमने यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन जो तुम्हारी बाहर वाली रिंग है वो पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो जब तक ये रिंग आपस में पूरी तरह अटैच नहीं होगी तब तक स्पेल काम नहीं करेगा, इसलिए तुम जल्दी से इस रिंग को जोड़ दो। कोको तुरंत उस रिंग को आपस में जोड़ देती है और भाई तभी उसमें से तेज पानी निकलता है और वो सीधा जाकर अगाथ के ऊपर गिरता है, जिससे अगाथ पूरी तरह से भीग जाता है। कोको को अच्छी तरह पता होता है कि लड़का बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और अब उस पर बुरी तरह भड़केगा, इसलिए कोको बहुत ही मासूमियत से तुरंत उससे माफी मांगने लगती है। इस पर वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक बार तुम मुझे वो स्पेल दिखाओ जो तुमने अभी अभी चलाया है, मेरा मतलब है जो तुमने ड्रॉ किया था। कोको कहती है कि ठीक है, वो ये रहा, और वो उस कागज को उठाकर उसे दे देती है। तब वो कहता है कि देखो, तुमने यहाँ ये गलती की है कि तुम्हारे जितने भी साइंस हैं वे सब एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से एक साइन काफी बड़ा बन गया है। इसी वजह से तुम्हारे पानी का प्रेशर सिर्फ एक ही तरफ बढ़ गया और मैं यहाँ पूरी तरह भीग गया। कोको कहती है कि ओ, अब मैं समझी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी हमारा क्विफरी बोलता है कि मैं अब काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। मतलब अगाथ के यहाँ होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कोको काफी अच्छे से सब कुछ सीख पाएगी, यानी अब मुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगाथ बोलता है कि हाँ, अब तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। क्विफरी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगाथ यहाँ कोको से और बातें करता है और कहता है कि तो अगर तुम्हें सच में यहाँ पर एक अच्छा मजिशियन बनना है तो तुम्हें खुद को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। कोको कहती है कि ठीक है, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। इसके बाद क्विफरी को देखते हैं। ये आदमी यहाँ एक अजीब से रास्ते से होते हुए सीधा पानी के अंदर जाता है। मेरा मतलब है एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह पानी के नीचे बनी हुई। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ एक औरत उसका इंतजार कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारी ये आदत बहुत पुरानी है, मतलब तुम यहाँ पर सीधा यही रास्ता लेकर आना कभी नहीं भूलते। और बताओ क्विफरी, तुम कैसे हो? क्विफरी बोलता है कि ओ अलारिया, काफी वक्त हो गया, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी। इसके बाद वो क्विफरी को साथ लेती है और ये लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारी नई अप्रेंटिस के बारे में सुना है। क्विफरी जवाब देता है कि ओ, यहाँ तो खबरें काफी तेजी से फैल रही हैं। खैर, क्या ही किया जा सकता है, दुनिया इतनी तेजी से आगे जो बढ़ रही है। तभी अलारिया कहती है कि शायद उसका कनेक्शन उसी चीज से है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब है जिसे तुम काफी समय से ब्रिम्ड कैप्स के अंदर ढूंढ रहे हो। ये बात सुनकर हमारा क्विफरी उसे थोड़ा घूर कर देखने लगता है। वो आगे कहती है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन पिछले 4 सालों में यहाँ आज तक किसी ने भी फॉरबिडन मैजिक, प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वो लड़की तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी सुराग साबित हो सकती है। क्विफरी इस पर बोलता है कि ये उस बारे में नहीं है, और हाँ, वैसे भी वो अभी तक मेरी ऑफिशियल अप्रेंटिस नहीं बनी है, इसलिए तुम उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने अभी तक उसका कोई इम्तिहान नहीं लिया है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहाँ हमारी कोको अगाथ के साथ होती है, और भाई अगाथ यहाँ अपना अलग ही दिमाग चला रही होती है। मतलब वो यहाँ हमारी कोको को टेस्ट देने के लिए भेजने का प्लान बना रही होती है। वो वहाँ दरवाजे को खोलती है और कोको से कहती है कि देखो, तुम्हें यहाँ खुद से जाना होगा और इस टेस्ट को पूरा करना होगा। तब कोको बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ मास्टर क्विफरी भी मौजूद नहीं है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए? अगाथ जवाब देती है कि नहीं, जब मैं 10 साल की थी तब मैंने ये टेस्ट पास कर लिया था, तो तुम्हें भी अब ये टेस्ट दे देना चाहिए। जाओ, तुम्हें खुद को साबित भी तो करना है। वो आगे कहती है कि देखो, टेस्ट पास करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो समझाती है कि दरअसल जो तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट है उसका नाम है कंसेंट ऑफ द क्राउन। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ अपने साथ 3 जादुई चीजें या कंपोनेंट्स ले जाने की इजाजत होगी, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ताकत के दम पर इस ददा रेंज के शिखर यानी समिट
समिट तक पहुंचना होगा, यानी तुम्हें बाहर से कोई भी दूसरी मदद नहीं मिलेगी और वहां पहुंचकर तुम्हें डम हर्ब्स को चुनना होगा जो कि वहां पर उगते हैं। तुम्हें उसे वहां से लेकर वापस आना होगा ताकि ये साबित हो सके कि तुम सच में वहां तक गई थी। अगाथ कहता है कि ठीक है और वो कोको को एक गाइडेंस सौंप देता है जो उसे रास्ता बताएगा कि वो उस जड़ी बूटी तक कैसे पहुंच सकती है। साथ ही वो उसे पीने का कुछ पानी भी देता है और बोलता है कि अब ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी कोको बोलती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने उड़ने वाले जूते दे सकते हो? भाई कोको यहाँ पर अगाथ से इतनी मासूमियत और प्यार से बात करती है कि अगाथ भी पिघल जाता है और बोलता है कि अरे यार ठीक है, तुम मेरे जूते लेकर जा सकती हो। हमारी कोको अगाथ के उन जूतों को ले लेती है जो हवा में उड़ सकते थे और वो इन्हें पाकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। अगाथ कोको को वहां से बाहर भेजता है और बोलता है कि ठीक है, फिर तुम यहाँ अपने टेस्ट को पूरा करके ही वापस आना। और हाँ, एक और बात, तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गई तो तुम यहाँ कभी दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हम कोको को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा डर चुकी होती है कि अब वो यहाँ अकेले क्या करेगी। फिर वो खुद से कहती है कि ठीक है, मतलब मेरे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मुझे बस इस ऑब का सहारा लेना होगा ताकि मैं उस जड़ी बूटी तक पहुंच सकूं। इसके बाद वो उस गोले के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। भाई रास्ते में गिरते पड़ते और इधर उधर लुढ़कते हुए वो आखिरकार उस ढलान या खाई के पास पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तब उसे दादा रेंज का असली नजारा दिखाई देता है। अब यहाँ पता चलता है कि असल में इस मौसम में यहाँ टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जो पहाड़ों की रेंज है यानी जमीन के ये जो टुकड़े हैं ये हवा में बहुत ऊपर तक उड़ते रहते हैं और जो जड़ी बूटियां हैं वो इन्हीं उड़ते हुए पहाड़ों के ऊपर उगती हैं। इसलिए साल के इस समय इन्हें तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से अभी यहाँ टेस्ट बन रहता है, लेकिन अगाथ ने जानबूझकर कोको को इस मुश्किल वक्त में यहाँ भेजा होता है ताकि वो इस टेस्ट में फेल हो जाए और कभी विच न बन पाए। पर हमारी कोको हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे इसके ऊपर तक जाना ही होगा ताकि मैं वहां से जड़ी बूटी को इकट्ठा कर सकूं। वो सोचती है कि ठीक है, मेरे पास अगाथ के दिए हुए जूते हैं तो क्यों ना मैं उनका इस्तेमाल करूं। कोको उन जूतों को निकालती है और उन्हें पहनकर उड़ने की कोशिश करती है, पर वो थोड़ा सा ऊपर उड़कर वापस नीचे गिर जाती है। वो फिर से इसकी प्रैक्टिस करती है और भाई इस बार वो काफी ऊपर तक चली जाती है, मतलब वो लगभग उस उड़ते हुए पहाड़ के करीब पहुंच चुकी होती है। यहीं पर सीन बदलता है और हमें फिर से पानी के नीचे का वो शहर दिखाया जाता है। भाई ये शहर सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। मतलब वो सब छोड़ो, इस एनिमे की जो एनिमेशन है ना वो सच में यार बहुत कमाल की है। लिटरली इसकी एनिमेशन से प्यार हो जा रहा है। खैर आगे हम क्विफरी को देखते हैं जो वहाँ कुछ सामान खरीद रहा होता है। तभी अलारिया उससे कहती है कि क्विफरी, अगर तुम यहीं पर रहते तो काफी अच्छा होता, मतलब तुम्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए बार बार यहाँ वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि विचेस को जो भी सामान चाहिए होता है वो सब यहाँ एक ही जगह पर मिल जाता है। क्विफरी जवाब देता है कि हाँ मुझे ये बात मालूम है और शायद इसीलिए मैं अभी यहाँ पर आया भी हूँ, लेकिन खैर रही बात यहाँ वापस आकर रहने की तो वो तो होने से रहा, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बाहर ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। अलारिया कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं वे अभी बच्चे हैं और वे उस उम्र में हैं जहां अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें फिर से हमारी कोको दिखाई देती है। भाई वो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करके ऊपर तक तो पहुंच चुकी होती है, मतलब लिटरली दादा रेंज के बिल्कुल करीब तक, लेकिन भाई वहां पहुंचकर वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी रफ्तार से वापस नीचे गिरने लगती है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है पर खुद को बचाते बचाते भी वो सीधा जाकर पानी के ऊपर गिरती है और पानी के ऊपर क्या, वो लिटरली पानी के अंदर तक चली जाती है। वहां पानी में उसे एक बहुत ही प्यारा सा जानवर मिलता है, मतलब आप उसे एक क्रीचर कह सकते हो, जो सफेद रंग का होता है और भाई वो दिखने में काफी क्यूट होता है। फिर हम कोको को देखते हैं जिसके जूते पूरी तरह से भीग चुके होते हैं और उनमें पूरी तरह कीचड़ भर चुका होता है। इसके बाद वो उन्हें पैर से बाहर निकालती है और साफ करने लगती है, लेकिन वो जैसे ही अपने जूतों को पहुंचती है तो देखती है कि उन पर जो जादुई स्पेल लिखा हुआ था वो पूरी तरह मिट चुका है। वो घबरा कर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यहाँ जो कास्टिंग सील था वो अब मिट गया है, अब मैं क्या करने वाली हूँ? क्या सच में यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है? मतलब मैं उसे दोबारा से कैसे ड्रॉ करूंगी? वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं खुद इसे दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, पर वो जैसे ही उसे ड्रॉ करने के लिए अपनी इंक बाहर निकालती है तो गेस व्हाट भाई, उसकी स्याही भी पूरी तरह गीली हो चुकी होती है, मतलब वो भी यहाँ बेकार हो चुकी होती है। अब हमारी कोको पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी होती है। वो रोते हुए बोलती है कि अब भला मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है और सब कुछ खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ हम फिर से टेटिया को देखते हैं जो यहाँ अगाथ के पास आती है और पूछती है कि अगाथ, कोको कहाँ पर है? मैं उसे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। भाई वो यहाँ बहुत ही
प्यारे तरीके से बात कर रही होती है। अगास जवाब देता है कि देखो वो यहाँ दादा रेंज की तरफ चली गई है, मतलब वो वहाँ जड़ी बूटी लेने गई है ताकि वो अपना टेस्ट पास कर सके। टेटिया हैरान होकर पूछती है कि लेकिन अभी क्यों, क्या मास्टर क्विफरी को इस बारे में कुछ पता है? अगाथ बोलता है कि नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल उसे ये टेस्ट तो देना ही था। ये सब सुनकर टेटिया को बहुत बुरा लगता है कि अगास ने यहाँ काफी गलत काम किया है, मतलब उसे कोको को इस वक्त वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि हमारी कोको को तो अभी जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे माहौल में जहाँ वो बिल्कुल अलग दुनिया से आई है, उसके लिए अचानक ही टेस्ट देना सच में काफी अजीब लग रहा है। पर टेटिया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो उदास होकर खाना खाने चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रीचे से होती है, जो उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। टेटिया उसको बताती है कि कोको यहाँ एक जड़ी बूटी यानी हर्ब लेने गई है, जिसकी वजह से उसे बहुत चिंता हो रही है। इस पर रीचे उसे समझाती है कि चिंता मत करो, सब नॉर्मल है और कोको कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगी। दूसरी तरफ कोको उदास बैठी सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। वो सोचती है कि क्या उसे सीधे अपने पैर पर मैजिक चलाना चाहिए, पर वो खुद को रोकती है क्योंकि ये मना है यानी फॉरबिडन है और इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। वो सोच में डूबी रहती है कि आखिर किस तरह का मैजिक काम आएगा, क्योंकि अगर वो खाली हाथ लौटी तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो अगाथ के बारे में सोचती है कि वो लोग तो बचपन से मैजिक सीख रहे हैं, इसलिए इतने एक्सपर्ट हैं। तभी अचानक उसे एक बात समझ आती है। उसे याद आता है कि एक काम ऐसा है जो वो भी बचपन से करती आ रही है, और वो है कपड़ा काटना। जब वो बहुत छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ से कपड़ों को तरीके से और बिल्कुल सीधा काटना सीखा था। अब वो इसी तरकीब का इस्तेमाल आगे की कहानी में करने वाली है। उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया प्लान आता है और वो समझ जाती है कि अब उसे यही करना होगा। अगला सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि कोको एक कपड़े को फाड़ती है और उसे एक पत्थर पर लपेट देती है, जिसमें थोड़ी सी इंक लगी होती है। वो सोचती है कि बस वो इसे थोड़ा सा गीला करेगी और उस कपड़े पर ड्रॉ करेगी। वो वहाँ अपने एक स्पेल ड्रॉ करने लगती है और पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो उस स्पेल को कंप्लीट कर लेती है। वहाँ वो उस क्रीचर से बात करते हुए बोलती है कि एगॉट ने उसे बताया था कि अगर स्पेल को किसी एक तरफ ज्यादा झुकाकर टिल्ट करके ड्रॉ किया जाए तो उसका असर उसी तरफ ज्यादा होता है। इसीलिए कोको ने जानबूझकर उस कपड़े पे एक तरफ ज्यादा हैवी ड्राइंग की है ताकि वो उसी डायरेक्शन में उड़ सके और वो लोग ऊपर तक जा सकें। वो क्रीचर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कोको के कपड़ों में घुस जाता है। कोको बोलती है कि अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो मुझे मजबूती से पकड़ लो। इसके बाद जैसे ही कोको सर्कल को कंप्लीट करके स्पेल को पूरा करती है, उनकी बोट बहुत तेजी से एक ही डायरेक्शन में भागने लगती है। कोको डर जाती है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई, पर तभी उसकी बोट टूट जाती है और वो कपड़ा जिस लकड़ी से बंधा था वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। यानी जो कोको चाहती थी वो उसने कर दिखाया और अब वो ऊपर उड़ते हुए अपना बैलेंस बना चुकी थी। अब बस उसे वो जड़ी बूटी तोड़नी थी। जैसे ही वो नीचे देखती है, उसे अपना पुराना घर और अपनी माँ याद आती हैं। वो दिल में बोलती है कि मॉम, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि आप आज भी मेरी मदद कर रही हैं और आपकी इसी मदद की वजह से मैं यहाँ मैजिक सीख पा रही हूँ। वहाँ कोको सच में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है, पर फिर वो अपना पूरा दिमाग लगाती है और उस कपड़े पर बैठकर उस जड़ी बूटी को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ट्राई करती है और बार बार गिरती है, पर फिर भी हार नहीं मानती। आखिरकार कोको ने उस हर्ब को पूरी तरह से तोड़ लिया और अब बस उसकी वापसी बाकी थी। दूसरी तरफ हम किफरे को देखते हैं जो अपने घर लौट आता है। वहां आते ही उसे पता चलता है कि कोको अकेले ही उस रेंज की तरफ चली गई है ताकि वो उस हर्ब को ला सके। किफरे सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और उसे वहां जाने किसने दिया। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने से कोको आ जाती है। वो सीधे एगॉट के पास जाती है और उसे वो हर्ब देकर पूछती है कि क्या अब उसे लगता है कि उसने सब सही किया और क्या वो एक विच बन सकती है। एगॉट कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे जलन हो रही होती है कि कोको ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। इधर किफरे कोको से बोलता है कि उसने जो किया वो गलत था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी और वहाँ उसकी जान भी जा सकती थी। वो आगे बोलता है कि उसे ये प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो उसकी अप्रेंटिस है। फिर किफरे उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर कोको के लिए विच के कपड़े होते हैं। यानी अब फाइनली कोको किफरे की अप्रेंटिस बन चुकी थी। किफरे उसे समझाता है कि उसे इस कपड़े और इस टोपी की जिम्मेदारी यानी भार को समझना होगा और अब से वो जो भी करेगी उसका असर पड़ेगा, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाए। इधर कोको ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। इसके बाद किफरे कोको को बताता है कि मैजिक बहुत तरह के होते हैं, पर उनमें से 4 तरह के मैजिक सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो हर एक विच को आने ही चाहिए। वो हैं वाटर, फायर, अर्थ और विंड। किफरे बोलता है कि अब तुम ट्राई करो कि तुम इनमें से कौन सा मैजिक यूज कर पाती हो। कोको प्रैक्टिस शुरू करती है और फायर मैजिक ट्राई करते वक्त अचानक उसके पेपर में आग लग जाती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। पास ही बैठी टेटिया तुरंत उठती है और पानी का घड़ा पूरा कोको के ऊपर डाल देती है और उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। कोको टेटिया तो थैंक्स बोलती है, जिस पर टेटिया कहती है कि ये तो उस
उसका फर्ज था और वो उसे ऐसे जलने नहीं दे सकती थी। कोको बताती है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी पर पता नहीं कैसे आग लग गई। तभी किफरे वहाँ टॉवल लेकर आता है ताकि कोको को पहुंच सके और समझाता है कि फायर मैजिक यूज करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर उसके साइंस और साइज को सही से बैलेंस ना किया जाए तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। कोको हाँ बोलती है। फिर टेटिया हवा में उड़ते हुए बोलती है कि तुमने उड़ने वाला मैजिक तो सीख ही लिया होगा, क्योंकि दादा रेन से बिना उड़े उस चीज को लाना मुमकिन नहीं था। कोको उसे पूरी कहानी बताती है कि उसने कैसे उस चीज को हासिल किया था। टेटिया सब समझ जाती है। इधर कोको अपने पेन को देखकर सोचती है कि जब भी वो कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और सही से ड्रॉ नहीं होता। वो बताती है कि उसने अभी तक अगॉट के शूज वापस नहीं किए हैं क्योंकि वो उससे खराब हो गए थे। वो उन शूज पर फिर से ड्रॉ करके उन्हें ठीक से वापस करना चाहती है। ये सुनकर किफरे उससे कहता है कि जरा अपना पेन मुझे दिखाओ। वो पेन लेकर बोलती है कि मुझे लगता है ये तुम्हारे हिसाब का नहीं है, क्योंकि हर विच को अपना पेन यानी वॉन्ड खुद चुनना चाहिए और वैसे भी ये मेरा पुराना वॉन्ड है। किफरे बोलता है कि चलो हम तुम्हारे लिए एक नया वॉन्ड लेकर आते हैं। कोको ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और पूछती है कि आखिर हम इसे कहाँ से लेंगे। किफरे बताता है कि हम एक मैजिकल स्टेशनरी पर जाने वाले हैं। कोको हैरत से पूछती है कि क्या ऐसी भी कोई जगह होती है, जिस पर किफरे हाँ बोलता है और बताता है कि वहाँ मैजिक से जुड़ा हर एक सामान मिल जाता है। ये सुनकर टेटिया भी बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें बाहर जाने का मौका मिल रहा होता है। फिर किफरे बोलता है कि ठीक है, अब हम निकलने वाले हैं और आखिरकार ये सब कोको के लिए वॉन्ड लेने निकल जाते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये सब उस शहर में पहुंच चुके हैं जहां वो स्टेशनरी है और इस जगह का नाम कलहन बताया जाता है। वहां एक बड़ा सा टावर होता है और किफरे बोलता है कि यही वो जगह है जहां तुम्हें मैजिक का हर जरूरी सामान मिल जाएगा। जैसे ही ये लोग अंदर एंट्री लेते हैं, कोको और बाकी सब वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे विचेस एक साथ घूम रहे होते हैं। कोको को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो एक साथ इतने सारे विचेस को देख रही है। तभी किफरे उन्हें फिर से बताना शुरू करता है कि इस शहर को जानबूझकर इस तरह बसाया गया था ताकि सामने दिखने वाले टावर की हिफाजत की जा सके और अगर आने वाले वक्त में उस टावर को कोई खतरा हो तो सारे विचेस मिलकर उसकी प्रोटेक्शन कर सकें। इसी बीच अगॉट बोलती है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो जा रही है और वो टाइम पर वापस आ जाएगी और वो उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। किफरे बोलता है कि ये अलग ही मिजाज की है और फिर वो कोको से पूछती है कि क्या उसके और अगॉट के बीच सब ठीक है। कोको बताती है कि उतना ठीक नहीं है, वो तो दोस्ती बढ़ाना चाहती है पर ऐसा हो नहीं पाता। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि किफरे आखिरकार अगॉट और बाकी दोनों लड़कियों को लेकर उस स्टेशनरी के अंदर पहुंच जाता है। ये स्टेशनरी बाकी सबसे बिल्कुल अलग होती है क्योंकि ये वहाँ की सबसे बेहतरीन स्टेशनरी होती है और यहाँ हर एक सामान बहुत ही हाई क्वालिटी का मिलता है। किफरे बोलता है कि आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं तो चलो अब अंदर चलते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। कोको थोड़ी हैरान होती है कि इस दुकान के अंदर ये पेड़ क्या कर रहा है और ये काफी अजीब बात लगती है। तभी ऊपर से एक बूढ़ा आदमी नीचे आता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इस तरह अंदर कैसे आ सकते हो। इस पर किफरे आगे बढ़कर बात को संभालता है और बोलता है कि ये कोको है, मेरी नई अप्रेंटिस, इसलिए अभी से ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या ये वही कोको है जिसके फॉरबिडन मैजिक यूज करने को लेकर आजकल हर तरफ बातें हो रही हैं? किफरे हाँ बोलता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कोको से माफी मांगता है कि वो उसे पहचान नहीं पाया जबकि वो इतनी फेमस हो चुकी है। कोको बोलती है कोई बात नहीं। इसके बाद उनकी आपस में बात शुरू होती है और वो बूढ़ा आदमी उनका स्वागत करते हुए बोलता है कि मेरी दुकान में तुम्हें पेन से लेकर इंक तक वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। वो बताता है कि यहाँ कोई आम इंक नहीं बल्कि कंजोरिंग इंक मिलती है जिसका इस्तेमाल विचेस मैजिक ड्रॉ करने के लिए करते हैं क्योंकि ये एक खास तरह की इंक होती है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है कि इंक और वॉन्ड कैसे बनते हैं। वो उस पेड़ की एक छोटी सी काली डाली को तोड़कर उबलते हुए पानी में डाल देता है और समझाता है कि ये पानी धीरे धीरे पूरा काला हो जाएगा और ये डाली सफेद रंग की हो जाएगी। फिर इसमें से एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया जाता है ताकि बिल्कुल प्योर इंक बचे। वो आगे बताता है कि ये इंक किसी भी आम पेड़ से नहीं बनती बल्कि इसे बनाने के लिए सिर्फ एक ही खास पेड़ का इस्तेमाल होता है जिसे सिल्वर वुड ट्री कहते हैं, जो उन्होंने अभी अभी देखा था। यानी ये इंक सिर्फ इसी पेड़ से बनाई जा सकती है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि सिल्वर वुड ट्री के अलावा ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिससे ये लोग इस इंक को बना सके। वो आगे इस पेड़ से जुड़ी एक कहानी सुनाता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ एक विच से प्यार करने लगा था और वो विच इसी पेड़ के साथ रह गई। कहा जाता है कि उस विच का खून आज भी इस इंक के रूप में बचा हुआ है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ये कहानी सुनकर कोको काफी खुश होती है। फिर वो बूढ़ा आदमी कोको को वही नई बनी हुई इंक देता है और बोलता है कि इस इंक को लो और जाकर अपने लिए वॉन्ड ढूंढो। कोको इंक लेकर नीचे जाती है पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है। उसे वही औरत दिखाई देती है जिसने उसे पहले एपिसोड में वो फॉरबिडन मैजिक वाली बुक दी थी। कोको उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इधर टेटिया बोलती है कि वो कोको को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो और उसकी दोस्त भी कोको के पीछे भागने लगती हैं। रास्ते में उनकी टक्कर
टक्कर एगॉट से होती है, जो पूछती है कि तुम लोग इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो। वो एगॉट को बताती हैं कि बड़ा कांड हो गया है और कोको किसी का पीछा कर रही है, इसलिए तुम भी चलो। फिर वो एगॉट को भी अपने साथ लेकर दौड़ने लगती हैं। कोको लगातार उस औरत के पीछे जा रही होती है और उनके पीछे बाकी सब होते हैं। कोको का वो छोटा सा जानवर भी उनके पीछे आ रहा होता है, पर अचानक किसी वजह से बाकी सब वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो छोटा जानवर पीछे ही छूटकर वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ कोको और बाकी सब एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच चुके होते हैं, जो अलग तरह के मार्बल से बनी होती है। उन्हें देखकर लगता है कि वो लोग किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं, क्योंकि ऐसा मार्बल पहले वाली जगह पर नहीं था। तभी टीटिया बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं ऊपर से देखकर आती हूँ कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है। टीटिया ऊपर जाती है और जैसे ही वो देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने जो अभी देखा है उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। पर तभी वहाँ वही औरत आ जाती है और बोलती है कि उसे उन तीनों से कोई काम नहीं है, उसे सिर्फ कोको से काम है, इसलिए वो लोग बीच में ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा। इधर अचानक एक ड्रैगन सामने आता है और उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी सीन बदलता है और हम किफरे को देखते हैं, जो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी अप्रेंटिस को देखा। वो बूढ़ा आदमी बोलती है कि नहीं, वो लोग यहीं कहीं घूम रहे होंगे और शायद बोर हो गए होंगे। किफरे बोलता है कि वो लोग बोर नहीं हो सकते और वैसे भी वो ऐसे नहीं है जो बिना थैंक्स बोले चले जाएं, और जब तुम्हारी शॉप इतनी अच्छी है तो वो बोर कैसे हो सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और इतनी तारीफ मत करो। जब वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं तभी एक छोटा बच्चा ऊपर आता है और बताता है कि उसे मालूम है वो लोग कहाँ गए हैं। वो बताता है कि एक अजीब से मास्क वाली विच उन्हें देख रही थी और कोको उस पर ध्यान देकर उसके पीछे चली गई। ये सुनते ही किफरे समझ जाता है कि वो विच कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने कोको को फॉरबिडन मैजिक वाली बुक दी थी, और किफरे भी उन्हें ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कोको और बाकी तीनों को देखते हैं, जहाँ अगॉट बोलती है कि एक काम करो, इसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटो और जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचेंगे हम भाग उठेंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और भागने लगते हैं। वो लोग कुछ दूर तो चले जाते हैं पर आगे रास्ता बंद होता है, डेड एंड होता है। वो सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अगर यहाँ फंसे रहे तो मारे जाएंगे। इसी बीच टीटिया बच्चों की तरह रोना चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो मरना नहीं चाहती और अब क्या होगा। अगॉट उसे शांत रहने को बोलती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी टीटिया एक तरकीब लगाती है और उस डेमन का ध्यान भटकाने के लिए अपने कपड़ों पर मैजिक करके उन्हें हवा में उड़ाने लगती है। कोको ये देखकर काफी खुश होती है कि टेटिया उससे भी अच्छा मैजिक कर रही है, पर वो खुद सोचने लगती है कि आखिर उसे यहाँ क्या करना चाहिए और क्या वो कुछ और यूज कर सकती है। तभी कोको की नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ एक अजीब सा सर्कल बना होता है। वो डर जाती है और एगॉट को हिलाने लगती है, पर उस वक्त एगॉट वहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर रही होती है जो कोको के हिलाने की वजह से खराब हो जाता है। एगॉट गुस्से में कोको पर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारी वजह से पहले ही हम इस चक्कर में फंसे हैं और हमारी जान आफत में है, ऊपर से तुम कुछ करने के बजाय सब खराब किए जा रही हो। वो पूछती है कि क्या तुम सच में इतनी सेंसलेस हो और उसे बहुत खराब बुरा बोलती है। तभी टेटिया के साथ वाली लड़की एगॉट से कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया है और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकलने के लिए एक सुरंग जैसा रास्ता बना लेते हैं और टेटिया कोको को समझाती है कि तुम बुरा मत मानो, एगॉट ऐसे ही बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ किफरे लगातार उन्हें ढूंढ रहा होता है और सबसे पूछताछ करता है। तभी एक बच्चा उसे बताता है कि उसने उन्हें किसी का पीछा करते हुए देखा था, पर उसे ये नहीं पता कि वो लोग आखिर गए कहाँ हैं। तभी वहाँ उस छोटे जानवर छोटू की एंट्री होती है जो एक तरफ इशारा करता है। वो किफरे को कोको के पास ले जाने आया होता है और किफरे उसके पीछे चल देता है। वो दिल में बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हम कोको, एगॉट और बाकी सभी को देखते हैं जो उस अलग तरह की दुनिया में पूरी तरह फंसे होते हैं। वहाँ जो ड्रैगन होता है उसका साइज लगातार बड़ा होता जा रहा होता है, पर टेटिया ने अपने कपड़ों पर जो मैजिक किया था उसकी वजह से उसके कपड़े उस ड्रैगन को रोके हुए होते हैं और ये सब वहाँ रुककर हालात को देख रहे होते हैं। असल में ये लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर बार बार घूम फिरकर उसी जगह वापस आ जाते हैं जहाँ उन्होंने पहली बार होल यानी सुरंग किया था। एक तरह से ये लोग एक भूल भुलैया में फंस चुके थे और कोशिश करने के बाद भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक कोको की नजर टेटिया पर पड़ती है और वो देखती है कि टेटिया बहुत ज्यादा डर चुकी है। कोको तुरंत अपना क्लोक उतारती है और टेटिया को पहनाते हुए बोलती है कि जब भी मैं ज्यादा डर जाती हूँ तो इसके अंदर खुद को बहुत सेफ फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे कोई डरता हुआ नहीं देख सकता। कोको इस तरह टेटिया को शांत करने की कोशिश करती है। टेटिया को भी अंदर से लगता है कि वो कोको के साथ थोड़ा गलत कर रही है और उसे ऐसी नजरों से देख रही है जैसे सारी गलती कोको की ही हो। फिर टेटिया को लगता है कि उसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो वहाँ एक बादल जैसा माहौल बनाती है और कोको और टेटिया उसके अंदर चले जाते हैं। कोको ये देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि ये सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तभी टेटिया कोको से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सोचना पड़ा और मैंने ऐसा माहौल बना दिया जिससे तुम्हें लगा कि सारी गलती तुम्हारी है। कोको बोलती है कि नहीं, गलती तो मेरी ही थी,
पर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि ये क्लाउड इतना सॉफ्ट क्यों है। टेटिया बताती है कि ये मैजिक उसने खुद इन्वेंट किया है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसे ऐसे बादल पर सोने का बहुत शौक था। जब उनकी ये बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ अगॉट आती है और बोलती है कि अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो अब काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन अब हमें मारने वाला है और हम यहाँ चुपचाप ऐसे नहीं बैठ सकते। वो बोलती है कि अब बताओ, अगर तुम में से किसी के पास कोई प्लान है तो हम उस प्लान पर काम करेंगे। तभी कोको बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है और हम यहाँ एक काम कर सकते हैं। अगॉट पूछती है कि आखिर क्या प्लान है, तो कोको बताती है कि हम उस ड्रैगन को पूरी तरह से उलझा सकते हैं। इस पर अगॉट बोलती है कि नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा प्लान है, हम यहाँ फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कोको उसे रोकती है और बोलती है कि अगॉट तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तुमने पहले ही ट्राई कर रखा है और फायर मैजिक उस ड्रैगन पर काम नहीं कर रहा। अगॉट मानती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर कोको अपना प्लान बताती है कि हम यहाँ टेटिया के मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे ऊपर एक बादल जैसा कुछ बनाएंगे जिसके ऊपर वो ड्रैगन आराम करने लगेगा और शायद उसी में खो जाएगा और वहां से उठेगा भी नहीं, जिससे हमें यहाँ से भागने का एक काफी अच्छा मौका मिल जाएगा। पहले तो उन्हें लगता है कि ये कैसा प्लान है और क्या इसका दिमाग ठीक है, पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो लोग कोको के प्लान को मान लेते हैं।